तो क्या पोर्नोग्राफी देखने से मर्दों के इंटीमेट या सेक्सुअल हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? देखिए, पोर्नोग्राफी जो है एक मिक्स एज्ड या एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो पोर्नोग्राफी मतलब कि आप एक सेक्सुअल एक्ट को, एक स्टेज्ड सेक्सुअल एक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे सेल्फ स्टिमुलेशन या एक प्लेजर प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोर्नोग्राफी के कई नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो सबसे पहला है साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो कई बार जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है वो एक्चुअली ट्रूथ होता नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी में चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है या पोर्नोग्राफी में चीज़ों को छुपाया जाता है, तोड़ मरोड़ के चीज़ें प्रेजेंट की जाती है और बहुत ही आई थिंक पॉलिश्ड वे में, पॉलिश्ड वे है या पॉलिश भी नहीं कह सकते, अनरियल या फेक वे है। हाँ। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एक्ट 3 या 4 बार हुआ है और उसको एडिट करके आप एक बार में दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसके मन में कई बार गलत धारणा बन जाती है कि जो संबंध है या जो सेक्सुअल रिलेशन है वो इस तरीके से होने चाहिए, चाहे वो पोजीशंस हो, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो रिस्पॉन्स हो। तो उस कारण से क्या है कि आदमी जो है या जो औरत या आदमी जो है वो जो एक्चुअल सेक्सुअल संबंध है वो प्रॉपर्ली बना नहीं पाते, या उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो कभी सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं हो पाती। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है पोर्नोग्राफी जो है वो एक तरीके से फेक प्लेजर या फॉल्स प्लेजर को प्रमोट करता है। तो पोर्नोग्राफी में क्या है, सिर्फ एक विजुअल मीडियम है, ठीक है, जबकि जो संबंध है, जो औरत और आदमी के संबंध है, वो एक मल्टी चैनल या मल्टी फैसेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, क्योंकि उसके अंदर इंटीमेसी भी है, उसके अंदर रोमांस भी है, उसके अंदर लव भी है, उसके अंदर साउंड भी है, उसके अंदर टच भी है, फील भी है, इमोशंस भी है, जबकि पोर्नोग्राफी में सब कुछ गायब है। तो इट इज़ अ वेरी स्टेल वर्जन ऑफ सेक्स जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, और व्हेन यू बिकम हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग दैट स्टेल वर्जन, देन आपको जो रियलिटी है वो समझ नहीं आती। Exactly. ठीक है, तो इसीलिए आजकल हमारे क्लिनिक पे भी, सेंटर पे भी बहुत सारे मेल्स आते हैं जो एक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। वो अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से एक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर चीज़ में उनको वो जो एक पॉलिश्ड पॉर्न है वही उनको चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम, पोर्नोग्राफी में जो स्त्री या पुरुष है वो एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि आपके जो जैसे इंडिया में है वहाँ पर एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट स्किन टोन, एक डिफरेंट टेक्सचर। अब मेरे पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर हमें तो ब्लॉन्ड चाहिए, ठीक है, या हमें फलाना ढिमकाना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है या पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से वो कभी रिलेशनशिप पूरे नहीं कर पाते, ठीक है। और फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, जो एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, मास्टरबेशन एक अनमैरिड लाइफ के अंदर एक सेक्सुअल रिलीज हो सकता है, उससे कुछ साइकेट्रिक बेनिफिट हो सकता है, पर एडिक्शन होना, पॉर्न के माध्यम से एडिक्शन होना और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो बढ़ रहे सोसाइटी में, तो वो भी एक मेरे को लगता है एक कल्चर है जो गलत है। तो मास्टरबेशन सही है या नहीं? मास्टरबेशन एक रिलीज और एक साइकेट्रिक बेनिफिट के लिए ठीक है, पर उसके लिए भी मतलब देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज अंडर विच इट इज सपोज टू हैपन, ठीक है। मास्टरबेशन इज नॉट समथिंग जो आज के दिन एक एडिक्शन सा बन गया है कि मैन आर कि आदमी रियल संबंध, आपको बता रहा हूँ आज के दिन ट्रूथ है कि मैरिड लाइफ में मैन अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाने से ज़्यादा प्रेफर मास्टरबेशन को कर रहे हैं। अच्छा। इतने सारे सेक्सलेस मैरिजेस हैं जिसमें वाइफ की कंप्लेंट है कि मेरे हस्बैंड को मास्टरबेशन से इतना एडिक्शन है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं कर रहे। तो किस हालात में ये ठीक है, और ये हो किस लिए रहा है, क्योंकि ये एडिक्शन बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो कभी भी रियल रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते। इसीलिए मेरा कहना है कि और हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, शराब का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ मात्रा में, माइल्ड मात्रा में शराब हेल्पफुल हो सकती है, पर हम शराब को प्रमोट क्यों नहीं करते, बिकॉज आदमी रुक नहीं पाता, एडिक्टिव बिहेवियर है। जो आदमी थोड़ी शराब स्टार्ट करेगा वो धीरे धीरे फुल ब्लोन एल्कोहलिक बन जाता है। उसी तरह मास्टरबेशन कुछ मात्रा में हो सकता है ठीक हो, पर अगर हम प्रमोट करेंगे तो जो एक बार यूथ एडिक्ट हो गया, क्योंकि मास्टरबेशन इज सेम लाइक शुगर एंड इज सेम लाइक अल्कोहल, इजी एक्सेस टू अ एडिक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, एक चीज़ प्लेजर दे रही है, आप उससे एडिक्ट हो जाओगे तो फिर आपका जो रियल लाइफ है वहाँ से नाता ही टूट जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे हिसाब से मास्टरबेशन कम मात्रा में, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या हो गया आजकल, शादियाँ लेट हो रही है, लोग करियर में फोकस्ड है, तो एक तरह से रिलीज के लिए ठीक है, हो सकता है कुछ मात्रा में अलाउड हो, पर एडिक्शन और ओवर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
डॉक्टर, आपने शादियों की बात की, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे यहाँ होगा कि बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है कि जल्दी शादी कर लो, क्योंकि उनके एग्स जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको एग्स से रिलेटेड ये चीज़ें कही जाती है। लेकिन लड़कों के लिए कहा जाता है कि उनका स्पर्म जो है वो लाइफ टाइम चलते ही रहता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती। तो ऐसा है सच में, या फिर लड़कों के लिए भी कोई राइट एज होनी चाहिए शादी करने की? ऐसा थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकली विमेन का जो एग रिजर्व है वो एक पर्टिकुलर एज तक रहता है। हाँ। क्योंकि जो औरत है वो अपने सारे अंडे लेके पैदा होती है। जो एक बच्ची है जो पैदा होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी के जो एग्स है वो उसके ओवरीज में पैदाइशी से होते हैं, और वो हर महीने, मतलब महीने माहवारी स्टार्ट होने के बाद हर महीने ऑल्टरनेट एग से एक एक ओवरीज एक एक एग निकलता है, और कुछ लिमिट के बाद एग्स निकलने खत्म हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। और नॉर्मली 45 से 50 साल के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और नॉर्मली 35 साल के बाद जो एग्स निकलते हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि 35 साल से वो स्टोर्ड है बॉडी में, तो उस कारण से उनका डीएनए खराब हो जाता है, और उससे होने वाले बच्चे कई बार डिफेक्टिव होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम या जेनेटिक बीमारियां ज़्यादा होती है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, अगर आप 35, 36, 37 साल के बाद बच्चा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30% रिस्क है कि आपका बच्चा डिफेक्टिव हो सकता है, उसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि औरतों को बच्चे टाइम पे करने चाहिए। और ये भी ट्रूथ है कि जो आदमी है वो ज़िंदगी भर स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो आप 70 साल या 75 साल के आदमी का भी सीमेंट चेक करेंगे तो उसमें स्पर्म मिलेंगे, और फर्टिलिटी पॉसिबल है। पर ये भी ट्रूथ है कि पिछले 30 साल में, रीज़न नहीं पता, कुछ कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से, कुछ कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल, कुछ कहते हैं डाइट, कुछ कहते हैं पोल्यूशन, कुछ कहते हैं प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, कुछ कहते हैं कि जो हमारी ये बीपीए है, जो ये हमारे जो प्रिंटेड इंक है, इसको टच भर करने से हमारे हार्मोन खराब हो सकते हैं। अच्छा। जो रेडिएशन है, मोबाइल फोन रेडिएशन, सेल फोन रेडिएशन, इन कारण से औरतों में और मर्दों में दोनों में ही गमीट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये एक स्टडी है जो कहती है कि हमारे ग्रैंडफादर वर मोर फर्टाइल देन अस। ठीक है, स्पर्म काउंट का एवरेज वैल्यू घट रहा है। पहले 60 मिलियन तक भी नॉर्मल देखा जाता था, आजकल धीरे धीरे 10 मिलियन 12 मिलियन स्पर्म काउंट फॉल कर रहा है रैपिडली। तो बहुत ज़्यादा बहुत डाउन आ रहा है। तो इसलिए ग्लोबल फर्टिलिटी, ये नहीं सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, वर्ल्ड ओवर स्पर्म काउंट और मेल की फर्टिलिटी डाउन हो रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। और आजकल आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 to 50% कपल्स में कॉज मेल है, फीमेल नहीं है। आदमी के स्पर्म काउंट जीरो है या कम है या अच्छे नहीं है, जिस कारण से बच्चे नहीं हो रहे। तो हो सकता है कि आज से 30 साल पहले ये कहना ठीक था कि औरतों को टाइम पे शादी करनी चाहिए, पर आजकल कहना ये भी ठीक है कि आपको टाइमली बच्चे करने चाहिए, अगर आपको बच्चे करने हैं, दोनों के लिए, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। आपने स्पर्म क्वालिटी की भी बात की, तो जैसा हमने बात भी की कि आजकल जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल या बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मर्दों को ताकि उनके स्पर्म क्वालिटी सही रहे? सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि अब दिल्ली में रहना बंद कर दो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना भर ही आपके स्पर्म काउंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन उनकी जॉब्स अगर हैं तो? अब वो करियर चूज़ करना है तो वो एक अलग बात है, पर मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन अगर आप मेट्रोज में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 50% स्पर्म रिडक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि पानी गंदा है, हवा गंदी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, नींद पूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म सिटिंग जो कि बहुत हार्मफुल है आपके लिए। आप पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, आप सुबह टैक्सी में स्टार्ट करते हैं, टैक्सी या गाड़ी या बस, और उसके बाद ऑफिस पहुंच के भी बैठना है, फिर घर जाके भी फिर बैठना है और फिर बैठना है। तो क्रॉनिक सिटिंग में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो पूल हो जाता है। शाम तक आते आते ऑल द ब्लड गेट्स पूल्ड इन योर लेग्स एंड इन योर लोअर बॉडी पार्ट, पेल्विस। इस कारण से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आजकल पैरों में सूजन आ जाती है रात के घर जाते जाते। वो बीमार नहीं है, पूरे दिन बैठने की वजह से। तो ये भी बहुत कॉमन कारण है स्पर्म क्वालिटी डाउन होने के लिए, एग क्वालिटी डाउन होने के लिए। ठीक है, तो गंदा पानी, तो एक तो अगर आप शहर छोड़ देते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। पानी साफ, हवा साफ, थोड़ा वॉकिंग होगी, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, कोई एक्सरसाइज भी होगी, दोस्तों में बैठोगे। फिर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, कई बार हमारे को मरीज़ बोलते हैं कि हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, पर वो लास्ट हंसे कब थे, वो लास्ट रिलैक्स कब किए थे, वो लास्ट वीकेंड कब बनाया था। आजकल लोग संडे भी काम करना स्टार्ट हो गया। आजकल आप सुनेंगे कि 90 आवर्स चेयरमैन कहते हैं जी 90 घंटे काम करो, बीवी को देख के क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये टॉक्सिक कल्चर है, टॉक्सिक लाइफस्टाइल चॉइसेस है, जिस कारण से आपका स्पर्म काउंट वैसे डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको अपना स्पर्म काउंट हेल्दी रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो अच्छी नींद लीजिए, आप वीकेंड पे रेस्ट लीजिए, दोस्तों से मिलिए, मन खुश रखिए, हैप्पी रहिए, और अपना खाना पानी साफ रखिए। खाने को ग्लास में
पानी को ग्लास में या ग्लास की, या जैसे पहले पुराने ज़माने में स्टील की प्लेट्स थी स्टील उसमें या खाइए। ग्लास के हाँ, ये कंटेनर्स। डिस्पोजेबल कल्चर जो आ गया है, जो प्लास्टिक्स है, ये माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत डैमेजिंग है हार्मोन्स के लिए। ओके। तो आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना तो बिल्कुल ही बंद करिए, ठीक है। इवन पानी, कई लोग अपने किचन में मसाले वगैरह भी प्लास्टिक के हाँ, बर्तनों में ही रखते हैं, नहीं, तो सबसे कॉमन मैं देखता हूँ आज के दिन पानी की बोतल हाँ, है या प्लास्टिक। कोई भी प्लास्टिक है, तो ग्लास की बोतलों में अपनी डिस्पोजेबल पानी की वो बोतल लाइए, उसमें पानी भर के उसमें पीजिए। तो इसी से काफ़ी हद तक। और एक स्मोकिंग शराब ओके। बहुत कॉमन है आज के दिन, स्मोकिंग अल्कोहल। ये स्मोकिंग और अल्कोहल तो बंद बिल्कुल ही करनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है आपके स्पर्म काउंट के लिए। और इसका कोई फिजिकल एक्टिविटी से भी रिलेशन है? बिल्कुल, अगर आपको हाफ एन आवर और डेली एक्सरसाइज चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस है फिजिक पे। एक्सरसाइज डज नॉट मीन फिजिक, ठीक है। आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, आपका हो सकता है कि 6 पैक्स ना हो सकता है कि आप, पर अगर आप हाफ एन आवर व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम का मतलब कि 15 मिनट्स कार्डियो, 15 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 10 मिनट्स मेडिटेशन, अगर आप ये 40 मिनट या 35 मिनट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इट इज़ इनफ टू कीप यू हेल्दी एंड कीप योर स्पर्म काउंट हेल्दी। तो कोई टेस्ट है फर्टिलिटी के लिए लड़कों में? यस, तो फर्टिलिटी के 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है सीमेन एनालिसिस, मतलब आप अगर 3 दिन का परहेज है, 3 दिन के परहेज के बाद किसी भी लैब में जाके अपना वीर्य जांच के लिए देते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसको WHO के ग्रेड का पैरामीटर्स होते हैं, काउंट के, वॉल्यूम के कलर के, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट मिल जाएगी। और रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो आप फर्टाइल है। क्या नॉर्मल है? तो नॉर्मल रिपोर्ट, अभी WHO ने पीछे रिपोर्ट को नॉर्मल, क्योंकि इतने लोगों का स्पर्म काउंट कम हो गया है, इसलिए रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो अभी हम कहते हैं कि अगर 15 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml वीर्य में 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ स्पर्म है, और उसमें से 40% एक्टिव है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। तो अगर 40% स्पर्म 15 मिलियन 1 ml में है और 3 से 4 ml सीमन है, तो वो नॉर्मल मानते हैं। और दूसरा टेस्ट जो आप कह रहे हैं? दूसरा टेस्ट है टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका जो मर्दाना हार्मोन है। तो औरतों में ईस्ट्रोजन होता है, लड़कों और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन है जो मर्दों की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो उनकी एग्रेशन, उनके बाल की ग्रोथ, उनकी मस्कुलर ग्रोथ, उनकी लॉन्गेविटी, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका एग्रेशन, उनके स्पर्म काउंट, सब पे कंट्रोल रखता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो मर्द परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कम रहेगी हर चीज़ में, नॉट ओनली सेक्सुअल, इवन फिजिकल परफॉर्मेंस, थकान रहना, काम पे नहीं जाने का मन करना, मोटिवेशन खत्म हो जाना, ठीक है। आप देखेंगे कि जो मर्द आपके ऑफिस में ज़्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनको है कि नहीं हमें प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन हाई मिलेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ मोटिवेशन हार्मोन। तो हाई सही है या नॉर्मल ठीक होना है? हाई मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा लेना है, हाँ। मतलब जो आपकी रेंज है उसके अपर लेवल पे। क्या रेंज है? रेंज होती है नॉर्मली 300 से 700 नैनोग्राम पर ml। तो आपको हायर रेंज 500 प्लस पे रहेंगे तो वो आपके लिए एक हेल्दी रेंज है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे। तो ये दोनों टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये दोनों फर्टिलिटी के बारे में तो पता ये चल प्री मैरिटल चेकअप में भी आता है। तो प्री मैरिटल चेकअप मतलब शादी के पहले अगर आपको कुछ टेस्ट कराने हैं तो एक स्पर्म काउंट फर्टिलिटी देखने के लिए, एक टेस्टोस्टेरोन अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और एक जेनेटिक टेस्ट कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बच्चे में चले जाए। जैसे थैलेसीमिया होती है, खून की कमी, या हीमोफीलिया होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ये चेक होता है। प्लस ब्लड ग्रुप, कई बार बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, तो ये 3 चीज़ें चेक होती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ शादी के बाद दिक्कतें आने का चांस कम है। तो आई थिंक शादी के पहले, बट आपको नहीं लग रहा शादी के पहले अगर इस तरह के टेस्ट कराए जाएंगे तो बहुत सारी शादियां टूट जाएगी? देखिए, कंपैटिबिलिटी एक चीज़ है, मेरे हिसाब से ये टेस्ट वॉलंटरी होने चाहिए। अगर फोर्स है तो नहीं होने चाहिए। तो अगर वॉलंटरीली कपल चाहे, वॉलंटरी मैन और वुमेन चाहे कि हम शादी, देखो ये शादी टूटने का रीज़न नहीं है, इनका इलाज है, ठीक है। तो पर ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, खून की कमी, हो सकता है कि मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, तो बच्चे और बच्चा तो फिर फुल ब्लोन हो जाएगा। तो आप सोचिए, आप बच्चे को पैदा कर रहे हैं, दुनिया में लेके आ रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग खून की कमी से ग्रस्त रहेगा, जो लाइफ लॉन्ग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लाइफ लॉन्ग उसको खून चढ़ाना पड़ेगा और उससे कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ेगी। इससे बेटर है अगर आपको पता हो पहले से, तो आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन हमारे पास जेनेटिक टेस्ट है, जिसकी वजह से हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे को पैदा ही ना किया जाए जो लाइफ लॉन्ग परेशान रहे। करेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए बेटर है कि हम ही अपनी लाइफस्टाइल पहले से प्रिपेयर करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें। फॉर टेस्टोस्टेरोन कम है और आपने शादी कर ली और उसके बाद आपके बेडरूम में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बेटर है कि आप पहले उसको ठीक कर लो, ज़्यादा दिन कि आप लड़ाई झगड़े करो, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करो। क्योंकि देखो, रिलेशनशिप ना शादी के शुरुआती दौर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
अगर पहले साल 2 साल में ही आप प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर वो रिलेशनशिप पनप नहीं पाता। लाइफ लॉन्ग फिर वही रहेगा। लाइफ लॉन्ग वो कहते हैं ना, यार नई गाड़ी खरीदी और फर्स्ट डे ही उसका गियर स्टक हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो गाड़ी खटकेगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको शादी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले अगर अपना इलाज करा लो तो बेटर है। एग्जैक्टली।